अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज सिचुएशन रूम। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान मिसबा लगारी। नाजरीन, 6 माह कबल पाकिस्तान ने फिजाओं में भारत पर वाज़े बढ़तरी साबित की और उसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है। ताज़ा मिसाल दुबई का एयर शो है, जहां पाकिस्तान का GF-17 थंडर शमाई महफिल बना रहा और तो और भारतीय फौजी भी परवाने बने पाकिस्तान पवेलियन खींचे चले आए और तैयारी के साथ तस्वीरें बनवाते रहे। बुरा वक्त तो शायद उसी को कहते हैं कि शो में भारतीय तैयारों के लीक होने की खबरें आई और फिर एक तैयारा दौरान परवाज गिरकर तबाह हो गया। इसी हफ्ते अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी पाकिस्तान की फिजाई बढ़तरी पर मोहर लगाई। सवाल बनता है कि जब पूरी दुनिया आंखों से ये सब देख रही है तो नई दिल्ली मुसलसल झूठ पर क्यों कमर बस्ता है? असल में मोदी की कौम परस्त पॉलिसी ही यही है कि प्रोपेगेंडा करके खुद को इलाकाई सुपर पावर के तौर पर पेश किया जाए। बदकिस्मती से अमेरिका को इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि कौन क्या सियासी बयानियां अपना रहा है। इसकी नजरें तो बस चीन पर हैं। इसी पस मंजर में यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने कांग्रेस को एक अहम रिपोर्ट पेश की है। 800 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट जाहिर करती है कि नई अमरीकी खारजा पॉलिसी में चीन कितना अहम है। रिपोर्ट में पाक भारत तनाज़े का भी जिक्र है, जिसमें पहलगाम हमले को एक अंदरूनी बाग़ियाना हमला करार दिया गया है। यानी भारत के इस दावे को यकसर रद्द कर दिया गया कि हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से था, जिसे बुनियाद बनाकर नई दिल्ली ने जंग छेड़ी। रिपोर्ट ने यह भी तस्लीम किया है कि 4 रोजा झड़प में चीनी हथियारों का किरदार अहम था और भारत ये बात भी छुपाना चाहता था। यानी अमेरिका की खित्ते में दिलचस्पी किसी ऐसे बयानिए से नहीं जुड़ी जो मोदी हुकूमत दुनिया को दिखाना चाहती है। अमेरिका अब नर्म सिफारतकारी के बजाय दो टोक पॉलिसी अपना रहा है, जहां नजरिया साजी में सदर को मरकजी हैसियत हासिल है। सदर ट्रंप इक्तसादी और दिफाई मुआहदे को अपना जाती कारनामा समझते हैं। भारत यही समझता रहा कि वो अमरीकी सेनेटर्स और सिफारतकारों को खरीद कर ताल्लुकात बेहतर बनाकर, मगर ऐसा तो ना हुआ। कांग्रेस की रिपोर्ट के बयानियात जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान न सिर्फ जंग बल्कि सिफारतकारी के मैदान में भी भारत को बुरी तरह शिकस्त दे चुका है। इस उभरते हुए तासुर से हमारी हुकूमत, मुल्क और कौम को क्या फ़ायदा पहुंचाने में कामयाब हुई है, ये सवाल आज हम अपने मेहमानों से करेंगे। हमारे साथ हैं मेहमान, साबिक सफ़ीर हैं और ऑफ रीजनल स्टडी के सदर हैं जौहर सलीम साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन आमिर ज़िया साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले हम आमिर ज़िया साहब, प्रोग्राम का बाकायदा जो आगाज़ है वो मैं आपसे करूँगी कि सर, दुबई एयर शो पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की बढ़तरी और फिर भारतीय फ़िज़ाइया के लिए एक और लोएस्ट पॉइंट साबित हुआ है। सर, अब भी जो है वो भारतीय जो सरकार है, हम देख रहे हैं कि आंखें सर उसकी खुल नहीं रही हैं। इस पर क्या कहेंगे सर आप? कि जो दुबई शो में हुआ एक हादसा था, यकीनन भारत की उससे बड़ी सुबकी हुई है और समझना चाहिए कि जो भारत के उसमें कहते हैं एयरफोर्स में जो झोल है वो ज्यादा आश्कार हुआ है। उनके लिए एम्बैरसिंग बात ये हुई है कि एक इंटरनेशनल इवेंट के ऊपर, जहां पर वो अपना कहते हैं कि होम ग्रोन लोकली मैन्युफैक्चर्ड तैयारा जिसका इंजन उन्होंने बरामद किया था वो दिखाना चाह रहे थे, उसकी मार्केटिंग करना चाह रहे थे, तो उसकी एक मार्केटिंग हुई है जो कि भारत के लिए धचका है। लेकिन हमें ऑन अ सीरियस नोट हमें सोचना ही चाहिए कि इस तरह के हादसे होते रहते हैं। खाक मतैन किसी भी एयरफोर्स के साथ ऐसी चीज हो सकती है, बदकिस्मती होती है ये। लेकिन एक चीज हमें समझनी चाहिए और मतलब मैं उसमें वो कहता हूँ कि हमारे यहाँ बाज लोग जो है वो बयानियां बना रहे हैं कि जी भारत को शिकस्त दी है। मुझे शिकस्त के लफ्ज के ऊपर जरा सा इतराज है। पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल हुई है लड़ाई में, यकीनन हुई है। पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत खट्टे किए, बिल्कुल किए हैं। जंग में शिकस्त जो होती है बड़े फैसला कुंज कोई चीज होती है। यानी कि अगर हम कश्मीर को आजाद करा लें तो हम कहेंगे जी हमने भारत को शिकस्त दे दी। तो एक तसादुम हुआ था जिसमें पाकिस्तान का अपर हैंड रहा। तो सही तनाजुर में हमें चीज़ों को रखना चाहिए और वो बात आप जब इस तरह की बातें करते हैं तो हम अपने ही नैरेटिव के वो हो जाते हैं, यरगमाल बन जाते हैं। तो हमने यकीनन भारत का बिल्कुल नाक तोड़ दी, उसको हमने बड़ा मजा चिखाया। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक बुनियादों पे होती है फतह और शिकस्त, वो मेरे ख्याल में भी इतनी डिसाइसिव लड़ाई नहीं थी। भारत ने जारियत की, हमने उस जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। शिकस्त होती कि करा लेते, खालिस्तान वहां बन जाता, भारत की हम कमर तोड़ देते कि आइंदा उसके अजाइन न हो। लेकिन अभी भारत में पोटेंशियल है कि जल्द या बदेर वो जख्म खुर्दा है, वो अपना बदला लेने के लिए दोबारा आ सकता है। तो हमें मुस्तैद रहना, हमें तैयार रहना है दुश्मन से मुकाबला करने के लिए। जब हम शिकस्त का बयानिया कर लेते तो हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं।
तो आई रादर बी अंडरडॉग, कि हम अंडरडॉग्स हैं और हम मतलब है, हमें पता है कि दुश्मन बहुत बड़ा है, हमसे कई गुना बड़ी फौज है, कई गुना बड़ी उसकी एयरफोर्स है, उसकी मैशत जो है हमसे ज्यादा मजबूत है। उसके बावजूद पाकिस्तान ने जिस तरह से उनका मुकाबला किया और इंशाल्लाह आइंदा भी करेगा, लेकिन हमें 71 का जख्म याद रखना चाहिए, जहां पर जो कुछ हमारे साथ हुआ, कश्मीर का जख्म अभी तक तरोताजा है। ये तमाम हिसाब किताब जो है भी पाकिस्तान ने बराबर, वो कहते हैं बराबर करने हैं। तो भारत ने जो भी किया हमारे साथ जारियत की, पहलगाम के वाक़े के बाद से पीछे पहले अगर आप याद करें, उन्होंने पहले भी किया था, जब वो इनके एयरफोर्स का तैयारा आ गया तो अभिनंदन का तैयारा हमने जवाब में गिराया था। ये तमाम चीजें हुई हैं, फरवरी में जो वाक़या हुआ था। तो हमें बहुत सोच समझ के अपना बयानिया तश्कील देना है और हमें हर वक्त मुस्तैद और तैयार रहना है। ये आपकी बात से मुत्तफिक हूं कि जो कुछ उनके साथ दुबई शो में हुआ, उनकी बदकिस्मती थी, लक इज नॉट फेवरिंग इंडिया दीस डेज। तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये चीजें जो होती हैं एयरफोर्सेस के साथ, हवाई वो होती हैं, फौज के साथ, फदाइया के साथ होता रहता है। किसी भी फदाइया का, अमेरिकन के साथ हो सकता है, ये रशियंस के साथ हो सकते हैं, तो भारत के साथ भी हो गया। लेकिन ठीक है, हमें एक कहते हैं ना, उनको फुल्का उड़ाने का मौका मिल चुका है, जो कि अच्छी बात है। जी बिल्कुल सर, फ्रांसीसी नेवी कमांडर ने भी इस बात की तस्दीक की है कि सर भारतीय राफेल तैयारे गिराए गए हैं और ये सब सर चीनी टेक्नोलॉजी नहीं जबकि पाकिस्तानी फिजाइया की महारत का नतीजा भी थे। तो सर यानी सिर्फ हथियार नहीं, पायलट भी बहुत सर अहमियत के हामिल हैं। देखिए, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स कहती है ना कि राफेल बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। राफेल कोई मामूली तैयारा नहीं है, वो दुनिया के बेहतरीन तैयारों में शुमार होता है। लेकिन असल बात, जैसे कि हमारे एयरफोर्स के लोग कहते हैं कि उनकी डिप्लॉयमेंट कैसे हुई, उनको लड़ाया कैसे गया, जो आपकी फदाइया की तरबियत क्या थी, उसके पीछे जो साजी जो जहन कर रहे थे वो कैसे थे। तो वो उसके अंदर जाहिर है कि भारत ने जो है फ्रांस को भी नुकसान पहुंचाया। तो उन्होंने अपना तेजा गिराकर अपनी एयरफोर्स, अपनी मार्केटिंग खराब की, तो उन्होंने फ्रांस का जो राफेल है उसको भी उसकी साख को जख्म पहुंचाई है, क्योंकि उनकी एयरफोर्स गालिबन इतनी तैयार नहीं थी, वो लोग इतनी, उनकी अच्छी मनसूबाबंदी नहीं थी। और जाहिर है कि पाकिस्तानियों ने जिस तरह से मनसूबाबंदी की थी और हमें एज हासिल हुआ, तो उनकी एक कहते हैं सुबकी हुई है बहुत बड़ी। तो यकीनन ये इसके बाद का इतराफ अमेरिका भी कर रहा है, फ्रांस भी कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। और उसके बाद ही आप देखें कि हुआ क्या, मई में झड़प के बाद जो है पाकिस्तान का जो कद काठ है बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, उसमें माशाल्लाह इजाफा हुआ है। भारत का जो भरम था कि वो इस पूरे साउथ एशिया के चैंपियन है और वो जिस मुल्क को चाहे दबा दे, और लेकिन पता चला कि जी अपने बैकयार्ड में वो कुछ नहीं कर सकता, चाइना से मुकाबला तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल। तो भारत जो है यकीनन उसको वो बैकफुट पर है आज, और इसीलिए वो तड़प रहा है, मचल रहा है कि किसी तरह से वो अपनी बर्तरी साबित करे। और इसीलिए पाकिस्तान को जो है बहुत ज्यादा चौकस रहने की जरूरत है, हमारी फौज को रहने की जरूरत है, जो है वो माशाल्लाह, हुकूमत को रहने की जरूरत है, हमारी सिविल सोसाइटी को रहने की जरूरत है। और अब वो हमें पता है कि साजिश वो हमारे मगरबी सरहद से भी कर रहा है, वहां से हमारे खिलाफ प्रॉक्सी भी इस्तेमाल कर रहा है, स्टेट टेररिज्म का भी मुर्तकिब हो रहा है। तो भारत ने हमसे ऑल आउट हमसे जंग छेड़ी हुई है, और वो गैर एलानिया जंग। और अभी पाकिस्तान को वो इनिशिएटिव है वो दोबारा ग्रैब करना पड़ेगा। एक जमाने में हमारे पास बड़ा इनिशिएटिव हुआ करता था, तो हमें उनको उसी कहते इन काइंड जवाब देना है कि वो जो हमारे साथ करते हैं उनको लगे कि अगर वो पाकिस्तान में कुछ करते हैं तो पाकिस्तान भी उसी तरह की स्टात रखता है कि हम उनको जवाब दे सकें। लेकिन जाहिर है कि हम जो भी करेंगे तो इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक करेंगे। भारत की तरह हरकतें नहीं करते, हम स्टेट टेररिज्म नहीं करते, हमारा एक अपना एक मियार है दुश्मनी का भी। तो ये सोचना है। जी बिल्कुल, मैं वो देख रहा हूँ हमारे साहब आ गए, तो जब जी सर बिल्कुल, जौहर सलीम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जौहर सलीम साहब बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सर अमरीकी कांग्रेस रिपोर्ट इलाकाई तनाजुर में सर कितनी अहम है, और कहा गया है कि सर भारत के साथ मुस्तकबिल की जो जंगों में पाक चीन ताउन खासा अहम होगा। सर इस पर क्या कमेंट देंगे आप? जी आपकी आवाज थोड़ी सी आहिस्ता आ रही, कैन यू जस्ट रिपीट इट लाउडली? जी सर, मेरा सवाल ये है कि सर अमरीकी कांग्रेस रिपोर्ट इलाकाई तनाजुर में सर कितनी अहम है, क्योंकि कहा सर ये गया है कि भारत के साथ मुस्तकबिल की जो जंगों में पाक चीन ताउन खासा अहम होगा। सर जी बिल्कुल, देखें बिल्कुल मैंने ये रिपोर्ट देखी है, उसके मंदरजात जो हैं, और इसमें देखें भारत का वो जो नैरेटिव था, एक बार फिर जो अंदरूनी तौर पर तो खैर उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज किया है, प्रोजेक्ट किया है, और अपने जो लोग हैं उनको तो उन्होंने बिल्कुल ही एक ऐसा जो दुनिया तो नहीं मान रही, लेकिन इंडिया के अंदर उन्होंने अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है।
और उसका नतीजा भी आपने देखा अभी बिहार के इलेक्शंस में फिर जो है बीजेपी ने एक्सपेक्टेशन से भी शायद बेहतर परफॉर्म किया। लेकिन जो दुनिया की थिंक टैंक्स में भी जो उस पर एनालिसिस हुए हैं या मीडिया एनालिसिस हुए हैं और फिर जब कांग्रेस ने भी उसके ऊपर जब एक रिपोर्ट मांगी है तो उसमें तो क्लियर है, उसमें तो ये साफ जो इंडिया की शॉर्ट कमिंग्स हैं वो बहुत नुमाया तौर पे सामने आई हैं और पाकिस्तान ने जो जिस तरह का बेफिटिंग रिस्पॉन्स दिया उसकी भी बहुत तारीफ हुई है। देखिए अब जो मुस्तकबिल की जंगें हैं, अब अगर इंडिया इल्जाम तो खैर उन्होंने बहुत लगाया कि जी ये तो सारा चाइना ने किया है और जो है अच्छा एक तरफ तो मानते नहीं है कि जी जहाज गिरे हैं और जी हमारा नुकसान हुआ है और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि चाइना ने किया है, तो वो आपस में भी सेल्फ एक किस्म का म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है ना। या तो पहले आप तस्लीम करें कि जी बिल्कुल हाँ हमारे प्यारे गिरे हैं, नुकसान हमारा बहुत ज्यादा हुआ है, फिर आप इल्जाम लगाएं चाइना पे। जब आप मानते भी नहीं है, तस्लीम ही नहीं करते, तो फिर इल्जाम किस बेसिस पे लगा रहे हैं? अच्छा पाकिस्तान चाइना का जो दिफाई ताउन है वो तो बहुत ज्यादा देखें वो दहाइयों पुराना है और उसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान की जो 80% से ज्यादा जो दिफाई जरूरियात हैं इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी और मिलिट्री जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो चाइना से होती हैं, ये सही बात है। लेकिन साथ ही साथ इंडिया की तो हमारे से 10 गुना बड़ा मिलिट्री बजट है, वो तो दुनिया में असले के सबसे बड़े खरीदारों में उनका शुमार होता है। उन्होंने तो बहुत से प्रोग्राम शुरू किए हुए थे जो सब्स्टिट्यूशन के, तो अभी भी जो अभी एक तेजस जो गिरा है रुपये शो में और जाहिर है कि इसके मौके पे गिरना जो है हमें अफसोस है, पायलट जो है उनका जो हिलाक हुआ है जाहिर है उस पर। लेकिन साथ ही साथ वो ये तो खासी हद तक पूरी दुनिया ने देखा कि वो जो प्रोग्राम है जिसपे उनके अपने चीफ ने क्रिटिसिज्म की थी इन द पास्ट और बहुत से उनके अपने मीडिया ने भी, क्योंकि एक तो दहाइयों से वो जो है ना प्रोजेक्ट तातुल का शिकार रहा, उसको जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मीट नहीं हुई और फिर फाइनली जब उसके जो उन्होंने उनकी जो प्रोजेक्ट आई है तो उसका जाहिर है हशर अब देख लिया सबने। तो इसी तरह बहुत सारे और भी ऐसे एरियाज हैं जिसमें उन्होंने कोशिश की लेकिन वो इतनी कामयाब नहीं हुई, तो असला वो बाहर से ही खरीदते रहे हैं ज्यादातर। उसके बाद भी अगर उनको ये शक है कि अच्छा जी पाकिस्तान चाइना के जो अगली जंगों में बिल्कुल पाकिस्तान चाइना के जो देखें पाकिस्तान चाइना की तो एक ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है, वो तो रहेगी। जो है हम जानते हैं कि उनके एक बहुत बड़ा जो है ना उनके लिए एक सदमा भी है और एक कांटा है जो उन्हें चुभता है, लेकिन ये इसके ऊपर तो जो है ना हमारे पाकिस्तान को और चीन को हमें इसमें या बाकी दुनिया को इस पे किसी को कोई शक नहीं है कि ये तो इसी तरह चलेगी बिल्कुल। और मुस्तकबिल की जंगों में जो अगर टेक्नोलॉजिकली बात करें या फिर दूसरी तरफ सफारती तौर पे बात करें, स्ट्रेटेजिकली बात करें, तो देखें चाइना का बयानिया इस जंग के दौरान भी यही था कि पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पाकिस्तान की सोवरेनिटी उसको सेफगार्ड करने के लिए हम किसी हद तक जाएंगे। और दुखी कोई ये तो नहीं हुआ कि कोई देखें क्योंकि पाकिस्तान की अपनी अफवाज जो है, हमारी अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी जो है जो कि पूरी दुनिया के मुल्क जो है इवन यूरोप भी है उसमें हर मुल्क कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजीज बाहर से लेते हैं, कुछ ना कुछ असला बाहर से प्रोक्योर करते हैं। ये तो एक नॉर्मल चीज है दुनिया की इवन डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। आप साउथ कोरिया को देख लें, बेशक बहुत से जापान को देख लें, उनकी कितनी ज्यादा इंडस्ट्रियल इस्तेदाद है लेकिन उसके बावजूद वो बहुत बड़े इंपोर्टर्स हैं असले के। तो ये तो एक जो है ना एक नॉर्म है। तो लेकिन जो हमारी इस्तेदाद है और एक 10 गुना कम बजट के साथ हिंदुस्तान से, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आमिर जिया साहब, मजबूत खारजा पॉलिसी, बिल्कुल सर मजबूत खारजा पॉलिसी और फिर सर अस्करी बढ़तरी बरकरार रखने के लिए सर सियासी इस्तेहकाम और मौशी तरक्की सर अहम है। सर हम ये भी देखते हैं कि मजबूत दिफा के लिए वसाइल ज़रूरी हैं और ऐसे में हुकूमत के लिए सर अपने गैर ज़रूरी खर्चे और फिर करप्शन जिसकी निशानदही IMF ने भी सर की है, उन्हें रोकना कितना सर अहम है और क्या इस पर कुछ किया जा रहा है? देखिए एक तो बात ये कि डिस्पाइट अभी हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम है और इसके बावजूद कि हमारी मईशत जो है बड़ी कमज़ोर है, अभी वो बहुत ही नातवा है, उसके बावजूद अभी देखें कि पाकिस्तान फौज बहुत कम बजट रखते हुए भी बड़ी मौसर तरीके से वतन अजीज़ का दिफा कर रही है। तो आप तस्वुर करें कि हमारी मईशत जो है वो अच्छी हो जाए, हमारा GDP का साइज बढ़ जाए, हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, हमारे मुल्क में वो लोग हों कि जिन पे करप्शन का कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम ना हो और लोगों को उन पर भरोसा हो और कहते ना कि हर सब लोग एक सफ़े पर हो, तो पाकिस्तान कहाँ पर होगा? ये आप तस्वुर कीजिए कि पाकिस्तान कितना मजबूत, कितना ताकतवर, क्योंकि
हम जो है लोग, हमें जब भारत से कंपेयर करते हैं, हम कहते हैं जी भारत 5 गुना बड़ा है और साइज में इतना 1.25 अरब की उनकी आबादी है, यकीनन होगी, लेकिन 25 करोड़ आबादी भी कम नहीं होती है। हम भी एक साइजेबल पॉपुलेशन है। दुनिया का कहते हैं 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इज पाकिस्तान, तो हम भी कोई छोटा मुल्क नहीं है। फिर हमें ये देखना चाहिए कि हमारे लोग बड़े बासलाहियत हैं, बहुत ही मेहनत, कहते हैं मेहनत में बहुत आगे हैं, मेहनत कश हैं, बहुत ही इनोवेटिव हैं। इनको जब भी सही क़यादत मुयस्सर आएगी, इंशाल्लाह कभी ना कभी आएगी, तो आप देखेंगे फिर हम कहाँ जाएंगे, हम अपनी मईशत को कहाँ लेके जाएंगे। अभी तो हमें पता है कि एक खुदगर्ज किस्म की पाकिस्तान में शराफिया है, पाकिस्तान में बदनवानी जो है वो आम है। इस वक्त जो है पाकिस्तान की हुक्मरान शराफिया में और अवाम में बहुत बड़ी खलीज है कि हमारी बहुत बुरी हालत है हमारी मईशत की, लेकिन इनके जो अल्ले तलल्ले हैं हमारी हुक्मरान शराफिया के, उसी तरह जारी सारी हैं। ये बड़े बड़े कैवलकेड्स में घूमते हैं बजाय इसके कि सादा जिंदगी अपनाएं। हालांकि वो सिंबॉलिक होते हैं, उससे ये नहीं होगा कि हम कोई जहाज खरीद सकेंगे, लेकिन उस पर लगी चाहिए कि आप अवाम के साथ खड़े हैं। आपका सिंबलिज्म जो है, हम इम्पोर्टेड बड़ी गाड़ियों की जगह जो भी मेड इन पाकिस्तान छोटी मोटी हम वो असेंबल करते हैं, वो गाड़ियां क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्या वजह है कि हम करोड़ों रुपए की हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां और मुजरा और मशीन बड़ी बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं? जब हम कहते हैं कि हमारा मुल्क गरीब मुल्क है, और तो फिर क्या वजह है कि जी हमारे हुक्मरान शराफिया के पास तो तमाम वो याशियां हैं जो कहते हैं एक सफ़े बल के मालिक के पास होती हैं। इनके घरों का, कमरों का साइज, इनकी याशी बिल्कुल वैसी की वैसी है। पॉपुलेशन काउंसिल की रिपोर्ट आप मुलाहिजा कीजिए, चशम कुशा है कि बलूचिस्तान जैसा हमारा माला माल सूबा कि जिसमें मादनियात है, जहाँ 1955 में पहली मरतबा सुई के मकाम पे गैस निकली, और वो गैस का जो ज़खायर थे उस वक्त की दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर थे। लेकिन डेरा बुगटी की जो डिस्ट्रिक्ट है वो पाकिस्तान के पसमानदा तरीन डिस्ट्रिक्ट्स में है, यानी कि वहाँ की जो जमीन से, धरती से चीजें निकल रही है उसका मुकामी आबादी को फायदा नहीं हो रहा। आप अंदाजा करें, इतना माला माल सूबा है हमारा बलूचिस्तान, तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान हमारे को तरक्की करनी चाहिए कि पाकिस्तान की 20 पसमानदा तरीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से 17 बलूचिस्तान में है। ग्वादर भी जो है वो मतलब है जो 100 से नीचे डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, 129 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान में, उनमें शामिल होता है ग्वादर, जहाँ पे पोर्ट आपने बनाया है। तो ये तमाम इस बातों की गमादी है कि देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द रूलिंग एलीट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, और जो आम आदमी है उसके दुख मसाइब कुछ और है, और हुक्मरान शराफिया के। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो आम शहरी है उसके दुख ही जो है वो बिल्कुल अलग है, और उस पर तो किसी की निशानदेही होती ही नहीं है। हमारे जौहर सलीम साहब, सही या गलत की अब बात कर लेते हैं। सही या गलत, मगर मोदी का जो इलेक्शन बयानिया है सर वो कामयाब रहा है, सबने देखा है। सरमायाकारी आ रही है और अब ताकतवर हुकूमत से खारजा पॉलिसी को भी सर तक़वियत मिलेगी। तो सर जंग में शिकस्त के बावजूद सर बिहार इलेक्शन की जीत क्या साबित करती है? जी दो तीन चीजें हैं उसमें। एक तो यह है कि जाहिर है कि उन्होंने अपने मुल्क के अंदर जो है जो प्रोपेगेंडा जिस तरह किया, जो प्रोजेक्शन किया उनके मीडिया ने, तो हिंदुस्तान के लोग इसका मतलब उसको बाय करते हैं। एक तो ये है। वो दूसरी ये है कि देखें, ये बीजेपी जो है इसकी अब इन्होंने पिछले 10 साल में सारी तब्दीलियां ऐसी कर दी हैं कि कोर्ट्स अपनी मर्जी के कर लिए, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मर्जी की, इलेक्शन कमीशन तक को उन्होंने जो है ना वो इंडिया का एक ज़माने में कहते थे बड़ा इंडिपेंडेंट होता है, वो भी नहीं रहा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रास रूट्स लेवल तक वो इतना डोमिनेट कर गए हैं स्टेट स्ट्रक्चर में। उन्होंने ये जो एक हिंदुत्व का प्रोसेस शुरू किया, और उस चक्कर में बहुत सारे जो मुखालफिन थे, जो लोग भी थोड़े से मॉडरेट्स थे, जो सेकुलर माइंडेड थे, उनको मार्जिनलाइज कर दिया, फिर माइनॉरिटी को मार्जिनलाइज कर दिया। तो उससे वो साफ नजर आता है कि बेसिकली द कंट्रोल जो है सोसाइटी पे अभी फिलहाल इतना है कि वो इलेक्शंस जीत सकते हैं, जो है। और फिर मोदी का भी जो पर्सोना बना है। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंडिया की जो सो कॉल्ड जेन जी है, जो बिल्कुल यंग लोग हैं 22 साल से कम उम्र के, या उससे थोड़े ज़्यादा भी कह लें, कुछ मिलेनियल्स भी, वो जो है ना वही समझते हैं कि मोदी के पर्सोना में उनको नजर आता है कि जी एक रिसर्जेंट इंडिया जी। अच्छा, ये लोग जो है ना, इनको इस वक्त पूरी दुनिया के, आपको ये बताएंगे यंगस्टर्स के, जो पूरी दुनिया के जो सर्वर्स हैं, जो चैट रूम्स हैं, वहाँ पे ये लोग बहुत ही ज़्यादा ना हमेशा कोई हिंदुत्व की और कोई और बात हो रही है, वो कहेंगे जी हमारे माजी में तो हमारे फलां देवताओं ने ये कर दिया था, और वो जो है, तो इस किस्म का एक वो उन्होंने बना दिया, एक किस्म का नैरेटिव क्रिएट कर दिया है कि जी ये सारा कुछ जो है, जो सारा जो नॉलेज है, जो सारा इस वक्त टेक्नोलॉजी है, ये सारा कुछ जो है तो है हजारों साल से, जो है ना हमारे हिंदू जो माइथोलॉजी है उसमें सारा कुछ है, और वो जो है ना, और हम जो है
एक इमर्जिंग सुपर पावर है। अब है तो एक बहुत ही एक सतही किस्म का एक नैरेटिव है जो कि ज़ाहिर किसी भी एक ऐसा मुल्क जहाँ को पढ़ी लिखी सोसाइटी हो या थोड़ी भी डेवलप्ड सोसाइटी होती वहां पे नहीं चलना था। लेकिन देखें हिंदुस्तान अभी तक वो मुल्क है जहाँ पे अभी भी 50% लोगों को टॉयलेट की सहूलत भी मुयस्सर नहीं है। वहाँ पे अभी भी जो है ना जो पिछले 10-20 सालों में उन्होंने जीडीपी ग्रोथ हुई है उनकी, वो ज्यादातर सिर्फ ऊपर 1% पे मखसूस रही है। बाकी जो सारी आबादी है उसने उसका कोई तंत्र नहीं देखा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सर जौहर सलीम साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। आमिर ज़िया साहब आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी सर, हम अपनी कामयाबी जो है वो सिफारतकारी और खारजा पॉलिसी से सर मकबूजा कश्मीर और सिंध तास मुआहदे पर सर अब तक क्या कुछ हासिल कर पाए हैं और सर क्या करना अभी हमें बाकी है? देखिए दुनिया के हासिल तो अभी कहते हैं ना कि जिद्दोजहद जारी और सारी है। जब तक हमारे मकासद हम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर ले तो तब तक तो कामयाबी का नकारा नहीं बजाया जा सकता। ये जौहर सलीम साहब बड़ी अहम बात कर रहे थे जी सर। और मैं जरा चाहूंगा कि उसको उसी चीज को आगे बढ़ाएं जी सर कि जो इस वक्त हिंदुत्व की जहनियत है उनमें एक कई 100 सदी पुरानी जो है उसमें एक एहसास कमतरी भी झलक रही है। क्योंकि तारीख तो ये कहती है कि मतलब है कि हिंदुस्तान की तारीख जो है वो फातिहीन ने बनाई। वो कभी अरब यहाँ पर आए, कभी मुगल आए, कभी यहाँ पर मतलब है अफगान आए, कभी यहाँ पे सेंट्रल एशिया के लोग आए, तुर्क आए, उन्होंने इस खित्ते की तारीख को ढाला है। आर्यंस को भी आप शामिल कर ले तो आर्यन भी बाहरी से आए थे, ठीक है ना। फिर अंग्रेज आया और हिंदुस्तान जो है बुनियादी तौर पे एक मसनूई रियासत है। वो कोई मतलब है कोई हिस्टोरिकल एंटिटी जिस तरह वो पेश करते हैं, अखंड भारत का तस्वुर पेश करते हैं और वो शोका की मिसाल देते हैं। वो तो होता ये था कि दिल्ली पे अगर दिल्ली मजबूत है तो औरंगजेब आलमगीर के जमाने में भी बहुत उसकी सल्तनत को वसअत हो गई थी। दिल्ली कमजोर होता है तो जो नेचुरल उनके वो है कि महाराष्ट्र अलग हो जाता है, बंगाल का क्या ताल्लुक है इससे, खुदा आपका भला करे, दिल्ली से, यूपी से, ठीक है ना। तो वहां पर जो है इतने ज्यादा फॉल्ट लाइन्स हैं, इतने ज्यादा कंट्रडिक्शंस हैं, एथनिक भी हैं, कास्ट के भी हैं और जाहिर के मजहबी भी हैं कि वहां पर आप देखें कि वहां के मसीहों को, वहां के मुसलमानों को जिस तरह निशाना बनाते हैं। तो ये उनका एक एहसास कमतरी, लेकिन क्योंकि एक जिंगोइज्म लेकर आ गया है मोदी जो है और वो वहां के लोगों को सेल कर रहा है। और उसमें एक और बात हुई कि उसकी इकोनॉमी क्योंकि साइज बहुत बड़ा है तो वहां पर जाहिर है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। जैसे मैं देख रहा था उनकी एक रियासत है आंध्र प्रदेश, तो वहां पर गुज़श्ता 16 माह में 120 अरब रुपए के MOU साइन हुए हैं। गूगल वहां पे $15 बिलियन का जो है कॉल सेंटर अपने वो शामिल कर रहा है। ये चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन हमें समझना ये कि जी वहां पे फॉल्ट लाइंस बढ़ रही हैं और बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल स्टेट, बाद लोग मतलब इसके ऊपर बड़ा वो नाक मुंह चढ़ाते हैं, समझते हैं कि इंडिया कोई एंटिटी है, इट इज अ ब्रिटिश क्रिएशन, नाम उन्होंने दिया हुआ है उस चीज को। और दिल्ली अभी समझता है कि हम इनहेरिट हमने किया है ब्रिटिश राज का जो ब्रिटिश इंडिया था। तो वो उनके फिर हेजेमनिस्टिक डिजाइन है उनके खित्ते में कि जितने भी या तो अखंड भारत का तस्वुर है वो समझते कि जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनकी बालादस्ती को पूर्ण कर लें और उसके जेर दस्त हो जाएं। तो ये पूरा एक कंट्रडिक्शन है और ये इस मामले में भारत बहुत ज्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि वहां की जो डेलिट्स है उनका साइज बहुत बड़ा है, 25 करोड़ है डेलिट्स की आबादी वहां पर, मुसलमानों का साइज बहुत बड़ा है वहां पर, ठीक है। वैसे वो 19-20% होंगे कुल भारत का जो भी है उनकी तादाद, तो वो जितना ज्यादा सेकुलरिज्म से दूर होंगे, पहले की सेकुलरिज्म उनका कोई असल खालिद सेकुलरिज्म नहीं था, वो कांग्रेस का एक बहाना हुआ करता था, लेपा पोती हुआ करती थी कांग्रेस की, हालांकि वो भी इतनी ज्यादा तंगनजर हिंदू दहनियत रखते थे और जो कायद आजम कहा करते थे, मुफ्तरीन कायदीन पाकिस्तान कहा करते थे। मगर हिंदुत्व जो आया है, RSS जब हुकूमत आई है, BJP की आई है, तो उन्होंने बिल्कुल एक बरहना नाच शुरू कर दिया है, तो वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हमारी खैर ये है कि पाकिस्तान में उतने कंट्रडिक्शंस नहीं है, हम लोग अपने बिल्कुल सर कता कलामी के सर माजरत, और सर आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो भारत की मोदी पॉलिसी है सर वो ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं। साबिक सफ़ी सदर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडी जौहर सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया था। सर बेहद शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। यहाँ लेंगे एक ब्रेक।
वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान इन दहशतगर्द गिरोह से पहुंचा है जो अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। अफगान तालिबान ने सरहद पार हमले रोकने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। सोने पे सुहागा ये कि दुनिया भी अब इस खतरे की संगीनी को समझने लगी है और इसी सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की दाइश और अलकायदा पर पाबंदियों की कमेटी का इजलास हुआ, जहाँ डेनमार्क ने TTP को वस्ती और जनूबी एशिया के लिए बड़ा खतरा करार दिया। क्या तालिबान अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से उठाए गए इन नुकात को भी रद्द कर देंगे? ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कमेटी ने इसी बात की तौसीक़ की है जो पाकिस्तान मुद्दतों से कहता आ रहा है कि अफगान तालिबान कभी TTP को पाकिस्तान का मसला कहते हैं तो कभी कहा जाता है कि वो पाकिस्तानी मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहे हैं और कभी दावा करते हैं कि TTP का कोई दहशतगर्द सिरे से उनके इलाके में मौजूद ही नहीं है। लेकिन जाहिर है कि आलमी बरादरी इन वजाहतों को कबूल करने पर तैयार नहीं। इसी पर बात करेंगे। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ हैं। आमिर ज़िया साहब, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और दाइश ने दुनिया में खतरे की सर घंटी बजा दी है। क्या आप समझते हैं सर कि काबुल पर आलमी दबाव बढ़ रहा है और इसके नताइज क्या होंगे? जी बिल्कुल एक आपने अहम चीज पे निशानदेही की, अहम चीज की तरफ निशानदेही की। अफगानिस्तान और दहशतगर्दी का मसला पाकिस्तान के लिए बड़ा पेचीदा मसला है। कोई वन डायमेंशनल चीज नहीं है कि उसका बहुत ही आसान सा हल हो। पहली बात ये कि दाइश जो है वो अफगान तालिबान से भी बरसरे पैकार है और दाइश का एक बहुत ही एक पैन इस्लामिस्ट किस्म का नाम नेहाद जो है उनका एजेंडा है कि जिसपे वो एक तरह की खिलाफत एक अपने जो उनके जहन में है, उनके तख़य्युल में है, उसको वो इस्टेब्लिश करना चाहते। तो वो अफगान तालिबान से भी बरसरे पैकार हैं और वो जहाँ जहाँ एक मुनज़्ज़म रियासतें हैं मुसलमानों की, उनसे भी बरसरे पैकार हैं। तो ये तो दाइश हो गई। TTP जो है वो एक ज़्यादा लोकलाइज किस्म की जमात है, एक दहशतगर्द तंजीम है और इसका जो उठान है वो ज़ाहिर है कि जब नेटो और अमेरिकन फोर्सेस थी इस खित्ते में तो ये उनकी शाना बशाना लड़े हैं अफगान तालिबान की। तो एक तरह से ये लोग आइडियोलॉजिकल पार्टनर्स हैं। एक पाकिस्तान के एक ही तरह के मदरसों से उन्होंने तालीम हासिल की है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक हैं और बाद जो है इनके कबीले भी तकरीबन एक ही है, क्योंकि आपको पता ही है कि दोनों तरफ जो है कई कबीले जो हैं ड्यूरन लाइन के एक मतलब एक ही कबीला ड्यूरन लाइन के दोनों तरफ है, ख़ानदान मुंतसिम है। फिर वो लोग हैं इसमें शामिल के जो बरसा बरस तक पाकिस्तान में रहे हैं, बेशक वो अफगान महाजरीन हो और वो अफगान पनाहगज़ीन हो, लेकिन फिर आपस में रिश्ते नाते हुए हैं, शादियां हुई हैं। तो बड़ा पेचीदा दहशतगर्दी का चैलेंज है, समाजी चैलेंज भी है हमारे लिए, सियासी चैलेंज भी है और आपको उसी तरह से टैकल करना है। अफगान तालिबान के बाद लोग जो उनके माज़रत ख़्वाह हैं, अपोलोजिस्ट हैं, उनका कहना ये होता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा दबाव डालेंगे TTP पे तो अफगान तालिबान को खदशा है कि ये लोग कहीं टूट कर दाइश पे ना चले जाए। दूसरा नुक्ता नज़र ये आता है कि जी अफगान तालिबान की इतनी रिट है, उनकी रिट वो नजीबुल्लाह की हुकूमत से कहीं ज़्यादा है, करज़ई की और अशरफ गनी की हुकूमत से कहीं ज़्यादा है, तो वो ये काम कर सकते हैं। अब ज़ाहिर है किस चीज़ पे बहस हो सकती है, लेकिन समझना ये भी कि अफगान तालिबान खुद कोई मोनोलिथ फोर्स नहीं है। उसमें भी कंधार की एक अलग लीडरशिप है, जलालाबाद की एक अलग लीडरशिप है, ठीक है ना, वो लोकलाइज सतह पे भी है। लेकिन आमिर ज़िया साहब, अब आप ये नहीं समझते कि सर हट धर्मी दिखाने के बजाय अब काबुल को सर पाकिस्तान के साथ मिलकर मसले का हल निकालना होगा, क्योंकि सर तालिबान इस बदलती सूरत हाल को हम नहीं समझते कि मिसरीड कर रहा है सर या फिर इग्नोर कर रहा है? आपने दुरुस्त कहा कि जो अकल समझ और मंतक की बात है उसमें तो दोनों मुल्कों को मिलकर इस मसले का हल निकालना होगा और पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की बड़ी अरसे तक पुशबानी की। हत्ता कि जब ये अगस्त 2021 में दोबारा बरसर इक़्तिदार आए तो ये पाकिस्तान ही था कि इनका मुकदमा जो है बैनुल अक़वामी फोरम से लेके जाता था, अमरीका से बात करता था, दीगर मगरबी ममालिक से बात करता था कि जी आप अफगान तालिबान इंडिजिनस फोर्स है, इनकी मदद करनी चाहिए, इनको तस्लीम करना चाहिए। तो पाकिस्तान ने अपनी बिसात के बराबर इनकी बहुत मदद की और मेरे ख्याल में आज भी कर रहा है। असल मसला ये कि कुछ गैर जिम्मेदाराना बयानात हमारी तरफ से गए जिसने चीज़ों को एग्रीवेट किया और अफगान तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान से भी है कि वहाँ पर भी ऐसी फोर्सेज हैं कि जो बचगाना एक सतही बात करती है। और इस हमारे कॉन्फ्लिक्ट को जो है इस्तेमाल भारत ने किया कि उन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्ले किया। हालांकि जो हमारे कहते हैं तमद्दुनी तहजीबी तारीखी रिश्ते हैं तो इन दोनों मुल्कों का एक जो अकल की बात कहती है, फहम की बात कहती है, मैं दिल से अपनी बात कर रहा हूँ कि ताउन होना चाहिए, लड़ाई नहीं होना चाहिए। वहाँ पे कोई भी हुकूमत हो, अफगान तालिबान की आजकल कोई और आज और पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत। बिल्कुल सर आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ताउन होना चाहिए। और सर दुनिया भी जो TTP के खतरे की संगीनी जो है वो सर अब समझने लगी है। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान का काबुल से सरहद पार हमले रोकने का मुतालबा एक जायज़ और काबिल अमल बात है, लेकिन अगर तालिबान ने रिवायती टाल मटोल और इनकारी रवैया जारी रखा तो इसका इख्तिताम तसादुम पर होगा, जो किसी भी तरह दोनों मुल्कों के मफाद में नहीं। ऐसे में खित्ते में अहम खिलाड़ी के तौर पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी और इक्तसादी चैलेंजेस मजीद बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो सरहद पार दहशतगर्दी और दाखिली सलामती के मामले पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने के साथ साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात और अवामी राब्ते बरकरार रखे, क्योंकि अगर काबुल के साथ ताल्लुकात मजीद ख़राब होते हैं तो खित्ते में पाकिस्तान दुश्मन अनासिर बिलखुसूस भारत को मौका मिलेगा और वो जंग में हजीमत उठाने के बाद इन इख्तलाफात से फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेगा, और शायद इसके आसार हमें अभी से दिखाई भी देने लगे हैं। इजाज़त दीजिए के बाद।